नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं और इनके जुड़ने का जो सबब है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बीच से हमारे फिल्मों के एक बहुत बड़ी शख्सियत का देहावसान हुआ, मौत हुई। दिलीप कुमार साहब नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ मुंबई में। तो उनके ऊपर कुछ विशेष बातचीत करने के लिए हमने कोशिश की है कि इस हफ्ते की चर्चा दिलीप साहब को डेडिकेट की जाए, समर्पित की जाए। तो हमारे साथ विविध भारती से जुड़े कवि हैं, शेरो शायरी का भी शौक है और विविध भारती से जुड़े हुए हैं यूनुस खान। स्वागत है यूनुस जी आपका चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी। और इसके अलावा हमारे साथ एक और बहुत वरिष्ठ फिल्म पत्रकार, जिनको आप लोगों ने लंबे समय तक पढ़ा है, देखा है, सुना है। भारत के मुख्तलिफ अलग अलग जो अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, और अभी भी आप उनका एक कॉलम न्यूज लॉन्ड्री पर पढ़ते हैं समय समय पर, न्यूज फिल्म लॉन्ड्री के नाम से। अजय ब्रह्मात्मज जी। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। जी नमस्कार और सभी को शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ चर्चा में हमारे अपने साथी न्यूज लॉन्ड्री के शार्दुल कात्यायन भी हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। तो इस बार की चर्चा की हम शुरुआत करें जो सुर्खियां हैं उसके बारे में। शार्दुल आपको बताएं, उससे पहले दो बहुत छोटी छोटी जानकारियां मैं आप लोगों को दे देता हूं। एक तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट जो नया वाला है वो अप हो चुका है, जिसमें आपको पता ही है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो पाठक हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी पसंद की किसी ग्राउंड रिपोर्ट पर, और फिर हम उसकी 360 व्यूज में रिपोर्टिंग करते हैं, उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके सामने ले आते हैं। तो इस बार जो विषय है वो दिल्ली के इर्द गिर्द वो जो पहाड़ियां थी, वो जो जंगलात थे जिनको अरावली के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर मची लूटपाट, उसके कब्जे पर। और जबकि इस अरावली से जुड़े तमाम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के तमाम आदेश हैं कि वहां पर कोई गतिविधि नहीं हो सकती, उन पर कोई किसी तरह की कॉमर्शियल गतिविधि नहीं, कोई रिहाइश नहीं बन सकती, फिर भी तमाम लोग उसमें अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं। तमाम लोगों ने उसमें कब्जे कर रखे हैं। तो उसकी जो दुर्दशा है अरावली की पहाड़ियों की, अरावली के जंगलों की, उस पर हमारा ये एनएल सेना प्रोजेक्ट है। आप इसको, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो इसमें हमारे वेबसाइट पर जाएं, hindi.newslaundry.com या फिर newslaundry.com, दोनों पर, और वहां पर एनएल सेना प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे सकते हैं। और इसके अलावा एक और छोटी सी खबर, हमारा जो एनएल रिसेस करके कार्यक्रम है, जिसमें हम किसी एक शख्सियत के साथ बातचीत करते हैं एक अलग तरह के माहौल में, जिसमें ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स के होते हैं। यानी कि ये जो हमारा एनएल रिसेस प्रोग्राम है वो केवल हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेसिफिक होता है, वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपने इसमें गुलजार साहब को सुना, आपने इसमें कोंकणा सेन शर्मा को सुना है, आपने इसमें कबीर बेदी को सुना है, आपने इसमें प्रोफेसर रामचंद्र गुहा को सुना है। ऐसे तमाम लोग इसमें आते रहते हैं। तो जो अगला एनएल रिसेस है वो वरुण ग्रोवर के साथ है। गीतकार हैं, कवि हैं, फिल्में भी लिखी हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, बहुत सारे रूप उनके हैं। तो उनके साथ मैं बातचीत करूंगा एनएल रिसेस में इस बार के, ये जो कि आने वाले शनिवार को है। तो आप इसको अगर चाहते हैं जुड़ना तो आप हमारे न्यूज लॉन्ड्री को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह कार्यक्रम सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। ये दो जानकारियां थी। अब मैं चाहूंगा शार्दुल, जो हमारे साथी हैं, एक बार फिर से जो सुर्खियां हैं इस हफ्ते की उनके बारे में बता दें, हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दें, फिर हम चर्चा को खोलते हैं। जी अतुल, इस हफ्ते की सुर्खियां भी काफी विविध हैं पिछले हफ्ते की तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। कई बड़े मंत्रियों का इस्तीफा भी हुआ, जिनमें से मुख्य स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हैं। कई नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। अगर समय मिला तो हम आखिर में इस पर बात करेंगे। केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहयोगिता मेरे ख्याल से मंत्रालय। अमित शाह जी उसके नए मंत्री होंगे। तो उसके बाद आदिवासी हितों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट थे फादर स्टैन स्वामी। उनकी 84 साल की उम्र में मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में मृत्यु हो गई और उनकी हालत लगातार गिर रही थी। उन्हें पार्किंसन था, लेकिन यूएपीए के अंतर्गत उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा था, उन्हें जमानत नहीं मिली थी। इस बात पर काफी
आक्रोश व्यक्त किया गया। यूएन की बॉडी ने, यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर ने कहा कि वो इस बात से परेशान हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देना चाहिए, इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट की इसी से जुड़ी एक और खबर, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क का फोरेंसिक एनालिसिस हुआ, जब उनकी जांच हुई तो उसमें ये सामने आया कि जो सबूत उनके खिलाफ पेश किए गए थे वो मैलवेयर से प्लांट किए गए थे। तो इस मामले से और भी ज्यादा तूल पकड़ा है और कई मामलों में सरकार की किरकिरी भी हुई या न्याय व्यवस्था की। ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स, फ्रेंच है ये, मेरा उच्चारण गलत हो तो क्षमा कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, 37 राज्याध्यक्षों में से एक हैं जिन्हें प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर्स कहा जा रहा है। इसका सही अनुवाद अतुल जी क्या होगा? प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर्स के लिए सही हिंदी में क्या शब्द हम रखें? आजादी के हमलावर कह सकते हैं, आजादी के ऊपर खतरे कह सकते हैं। भक्षक सही हो सकता है। हाँ, प्रेडेटर। एक और बात जिस पर आज हम चर्चा भी करेंगे, वरिष्ठ अभिनेता और कलाकार दिलीप कुमार जी की 98 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें ससम्मान, राज्य के ससम्मान उन्हें सम्मान दिया गया उनके अंतिम संस्कार को। एक मेरी तरफ से हेडलाइन ये कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, जो ईयू का मुख्य बैंक है, उसने क्लाइमेट चेंज पर खर्चा करने वाले देशों और राज्यों के लिए, राज्य व्यवस्थाओं के लिए और छूट देनी शुरू करी है और वो काफी सीरियस हो गया है। तो एक अच्छा कदम है, एक अच्छी हेडलाइन है। उन्होंने कहा है कि कोई देश अगर क्लाइमेट चेंज के मुताबिक खर्चा करता है अपने बजट में तो वो निर्धारित लिमिट से 2% ऊपर तक इन्फ्लेशन उनका आराम से बर्दाश्त करेंगे, उसके लिए उन्हें कोई पेनलाइज और चैस्टाइज नहीं किया जाएगा। ठीक बात। तो काफी सारी सुर्खियां हैं, लेकिन हमारी बातचीत का जो दायरा है वो 2-3 विषयों पर ही केंद्रित रहने वाला है। सबसे पहले जो बातचीत है, क्यों ना एक छोटी छोटी सी टिप्पणी ले ली जाए। ये जो नया कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, अजय जी, इसको आप अचानक से 2 साल सरकार के 3 साल अभी बाकी हैं और एक बड़ा रिसफल हुआ, तो क्या देखते हैं कहीं ना कहीं ये जो सेकेंड वेव के बाद जो तमाम असफलताएं सामने आई और ट्विटर के साथ एक भयानक लड़ाई चल रही थी, जो हमारे आईटी मिनिस्टर थे, तो उसके मद्देनजर इस बदलाव में उसका कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन है। ये तो साफ है बिल्कुल कि पिछले मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में बढ़िया काम नहीं किया, ढंग से काम नहीं किया और उससे सरकार की थू-थू हुई है। चाहे वो कोरोना का मामला हो या सूचना एवं प्रसारण का भी मामला है, वो सब भी चलता रहा है। फिर स्वास्थ्य के मामले में तो बहुत भयंकर गलतियां हुई। कानून वाला बात आप कह ही रहे हैं, ट्विटर के साथ जो सीधी जंग चल रही है वो अभी कितनी लंबी चलेगी नहीं मालूम जी। तो इन तीनों फ्रंट पे तो बहुत मतलब बहुत ही स्पष्ट रूप से इनकी हार दिख रही है और कहीं ना कहीं बैकफुट लिया है और ये सुधार की कोशिश है। एक दूसरा, एक जो आप लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट ही कह रहे हैं कि ये यूपी इलेक्शन को दिमाग में रखकर भी बहुत सारी चीजें इंडक्ट की गई है, तो हो सकता है कि वो भी एक दिमाग में चल रहा हो उनके। लेकिन ये क्या है कि ये घर पे पुचारा करने जैसा है कि कहीं एक दाग लग गया तो उसका पुचारा करके मिटा दो, लेकिन वो दाग तो दाग रहेगा और उस पर चर्चा होती रहेगी। जी ठीक बात। यूपी वाले का जिक्र आपने किया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पहली बार हम लोग देख रहे थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ था, तो आमतौर पर सभी पार्टियां, मतलब चाहे जो भी पार्टियां हो, इस चीज का ध्यान रखती हैं। जो कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन की बात होती है वो दिमाग में सबके रहता है कि किसको अकोमोडेट करना है ताकि कोई छूट न जाए। इसी बहाने किसी जाति को, किसी समाज को उसमें एक इंडक्ट करने की कोशिश होती है और मैसेज देने की कोशिश होती है चुनाव में। लेकिन इस बार का जो पूरा एक्सपेंशन रहा उसमें बहुत पता नहीं, ये ऊपर से, जैसे मैं कहता हूँ कि हमेशा की एक अदृश्य कोई शक्ति है जो टेलीविजन मीडिया के जो हमारे एंकर हैं उनको चलाने फिलाने का काम करती है, और वो जो अदृश्य शक्ति है वो ऐसा लगता है कि उसके इशारे पर या जैसे भी एक तरफ से जितनी भयानक चीरफाड़ हुई इस बार की, ये SC/ST एक्सपेंशन है, ये OBC एक्सपेंशन है, सेंट्रल कैबिनेट का एक्सपेंशन कभी इतना भयानक रूप से जातीय चश्मे से नहीं देखा गया था। और
और तो और एनडीटीवी ने इसको मंडल 2 के नाम से शो किया। उस पर एक एंकर हैं अखिलेश शर्मा, उन्होंने मंडल 2 के नाम से उस पर एक शो पूरा किया कि कैसे ये मंडल 2 की वापसी की है नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें सिर्फ एसटी एससी और ओबीसी समुदाय के लोगों को का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। ये तो ये बड़ी दिलचस्प मुहाने पर मतलब पूरी पॉलिटिक्स इस समय खड़ी है। शार्दुल, इस पूरे एक्सटेंशन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अतुल जी, मैं नहीं मानता कि ये किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा किया जाने वाला आत्मावलोकन है। ये खाटी चुनावी गणित है और ये अपने संगठन के अंदर जो इनके शोर मच रहा है, आवाजें उठ रही हैं, असंतुष्ट बातें चल रही हैं, उसको दबाने की, उसको थोड़ा एसुएज करने की कोशिश है, शांत हो जाए। मेरा इंटरेस्ट ये है, देखिए कुछ मंत्रालय बदले, कुछ नहीं बदले, एक अच्छा काम जरूर हुआ जो मुझे लगता है कि सही में अच्छा है, जो है किरण रिजिजू, उनको एक काफी सिग्निफिकेंट मंत्रालय दिया गया। क्योंकि आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये चीन को भी मतलब संकेत है, मेरा ये कहने का मतलब है, अरुणाचल प्रदेश से आने वाला एक सांसद देश का हमारे कानून मंत्री है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय गणित भी है। लेकिन उसके अलावा जो आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश से 7 आए हैं जहां तक मुझे लगता है, राज्य मंत्री हैं अधिकतर। उनमें से एक तो वो हैं कौशल किशोर, नाम था क्या था, जो जब जिनकी पत्नी को कोविड हुआ था तो वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है बुराई की थी उत्तर प्रदेश, बहुत बुराई की थी। और एक और मजे की बात कि वैसे वो जातिगत बात कर रहे हैं, तो जो संतोष गंगवार जी थे, जो 8 बार के सांसद हैं, बरेली से हैं, वो भी कुर्मी नेता है, और अनुप्रिया पटेल भी दूसरी तरफ की, प्रदेश में दूसरी तरफ की, लेकिन वो भी कुर्मी नेता है। तो मैं तो इस मामले में इंटरेस्टेड हूं। मैं देखना चाहूंगा कि क्या लोग इस भुलावे में पड़ेंगे और क्या भाजपा के संगठन के अंदर उठने वाली आवाजें इससे दब जाएंगी। मुझे लगता तो नहीं, पर देखते हैं। ठीक बात। यूनुस भाई, आपने इस एक्सपेंशन पर कोई राय बनाई अपनी, कुछ किसी नजरिए से देखा आपने? नहीं, मैं अभी इस पूरी परिस्थिति से वाकिफ नहीं हूँ। मैं दूसरी चीजों में लगा हुआ था और ये दरअसल मेरा फील्ड नहीं है। हाँ, ठीक बात। तो हम अपने मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिलीप कुमार साहब का, आपको बताया हमने कि उनका देहांत हो गया 98 साल की उम्र में। कई बार क्या होता है कि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बात करने से पहले ना एक अजीब सी झिझक होती है। जैसे मुझे पता है कि ना तो मैं उस विषय के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ, ना उस फन के, जिस फन में उनका योगदान या इतना बड़ा नाम है, अदाकारी का, उस सब चीजों के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो किस तरह से उनके बारे में बात की जाए, किस तरह से चर्चा की जाए, तो अक्सर हम बहुत जेनेरिक और क्लीशे में बात करने लगते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो भी ना हो। इसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बार बार बात होती ही है। किसी कलाकार के बारे में जब बात होती है तो उसका जो कद है, वो कद इतना बड़ा कैसे बन पाया, जाहिर सी बात है उनकी अपनी अदाकारी की भूमिका थी। साथ में मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि वो एक ऐसे समय के प्रतिनिधि हैं जिसमें जो फनकार या जो एक्टर्स होते थे, वो केवल एक्टर्स नहीं होते थे, पूरी तरह से कट ऑफ। क्योंकि मैंने उनको देखा, वो बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों में भी शिरकत की उन्होंने। हाल तक 1999 की उनकी एक फोटो मैंने देखी जिसमें वो सहमत के कलाकारों पर हमले के खिलाफ धरने पर जाकर बैठ गए। उसके अलावा एक जो पढ़ाई लिखाई का मतलब जुबान साफ होना किसी की एक चीज है कि भाई वो तो उनके कामकाज का हिस्सा है, लेकिन दुनिया के और तमाम चीजों से भी उतना ही वाकिफ होना, उस पर उतनी राय रखना और उसकी समझ होना, वो भी उस दौर के कलाकारों का। तो दिलीप कुमार उन सब की वजह से भी, उन सब चीजों के भी प्रतिनिधि थे। थोड़ा सा अगर आप हमको बता पाए यूनुस भाई कि आपने कैसे इनकी पूरी जर्नी, क्योंकि विविध भारती और जो आकाशवाणी का पूरा हिस्सा है, वो इन तमाम कलाकारों की जर्नी का एक तरह से साक्षी रहता है। उनके पास तमाम ऐसे दुर्लभ बातचीत के क्षण होते हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग आर्काइव्स हैं, किसी न किसी मौके पर वो कुछ न कुछ जुड़ते रहते हैं। तो आपने उस तमाम जो दुर्लभ चीज होती है, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, उनसे दिलीप कुमार के बारे में कुछ ऐसी चीजें वहां पर मौजूद हैं जिनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता पाए? आपने कहा कि ये आपकी फील्ड नहीं है और इस पर बात करते हुए आप झिझकते हैं, लेकिन उसके बाद जितने मुद्दे आपने उठाए वो बहुत ही दिलीप कुमार के बारे में बात करने के सबसे मौजूद
मुद्दे हैं और उनकी शख्सियत को बहुत अच्छी तरीके से जाहिर करते हैं। दिलीप कुमार को हम सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं देख सकते, एक पूरी यात्रा को आपको इस तरह से देखना होगा कि फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पारिवारिक विरासत से नहीं आ रहा था और जिसके जहन में अभिनय को लेकर तरह तरह के संशय थे। अभिनय की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने अभिनय का एक ऐसा व्याकरण रचा मैं उसको साधारण भाषा में कहूं तो मुझे लगता है कि दिलीप कुमार ने एक फर्मा तैयार किया। वो एक मास्टर फर्मा था जिसकी कॉपी करके बहुत सारे एक्टर्स ने अपने अपने मैनरिज्म तैयार किए आगे चलकर, और आप उनकी दिलीप साहब की एक्टिंग के फर्मे की बारीक बारीक झलक आज तक कहीं ना कहीं देख पाएंगे। एक और दिलचस्प बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिलीप कुमार की फिल्मों में उनका जो योगदान रहता था वो सिर्फ एक्टर के तौर पर नहीं रहता था, वो फिल्म को उसकी संपूर्णता में देखते हैं और वो उनका दखल कहानी में, कहानी के मोड़ पर, कहानी की बारीकियों पर बाकायदा पूरा होता था। मुझे याद है कि मैं चेन्नई में वैजयंती माला जी से बातचीत कर रहा था उन्हीं के घर पर, तो उन्होंने किस तरह बताया कि उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में ये कहा कि मेरे प्रिय अभिनेता दिलीप कुमार हैं और मेरे जो ऑन स्क्रीन पेयर में जो सबसे अच्छी छवियां हैं वो दिलीप कुमार के साथ रही हैं। सबसे अच्छी फिल्में मेरी देवानंद और दिलीप कुमार के साथ हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने एक और बात कही कि दक्षिण भारत से आई हुई एक लड़की को उत्तर भारत की एक ग्रामीण लड़की बना के दिखाने का कमाल भी दिलीप कुमार की वजह से ही मुमकिन हुआ था, क्योंकि वो मेरे डायलॉग मास्टर थे और वो पल पल मुझे अपनी फिल्मों में ये बताते थे कि मुझे किस संवाद किस तरह से अदा करना है और मेरा मैनरिज्म क्या होगा। तो उन्होंने कितनी शिद्दत से उस वक्त ये बताया था कि दिलीप साहब ने मुझे कितना संभाला। उनकी वजह से मैं अलग अलग फिल्मों में एक उत्तर भारत की सजीली कन्या के तौर पर, एक शोख लड़की के तौर पर नजर आती हूँ। एक तो ये बात हुई। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बहुत ही पुरानी आर्काइवल रिकॉर्डिंग रेडियो के संग्रहालय में सुनी जिसमें दिलीप साहब गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं। वो दौर लंबे इंटरव्यूज का नहीं होता था, रेडियो में छोटे छोटे चंक्स हुआ करते थे और आप पाएंगे कि वहां दिलीप साहब अपने वतन, पड़ोसी देश, उससे रिश्ते, देश में धार्मिक एकता कैसे बनाई जा सकती है और तरक्की की तरफ कैसे चला जा सकता है, उस पर अपनी बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। वो कोई गोल गोल या घुमा कर बात नहीं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दिलीप साहब की ये है कि वो एक तरफ जहां जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलते हैं, जब उर्दू बोलते नजर आते हैं तो ये लगता है कि इनकी टक्कर का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो जबान को इस तरह से बरत पाता है। जब आप उनको अंग्रेजी बोलते हुए सुने तो आपको लगता है कि ये जो इससे पहले हमने दोनों जबानों को बोलते हुए सुना, ये वही व्यक्ति है। लता मंगेशकर का इंट्रोडक्शन उन्होंने जब लता जी के पहले विदेशी कॉन्सर्ट में वेम्बले में दिया तो उन्होंने कहा, लता मंगेशकर की आवाज कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। जिस तरह फूलों की खुशबू का, पंछियों की उड़ान का कोई मस्कन नहीं होता, कोई दायरा नहीं होता, इस तरह की जो बात उन्होंने कही, आप समझ सकते हैं कि वो पूरी एक लिटरेरी इबारत है। बहुत बड़े साहित्यकार भी इतनी खूबसूरती से लता जी का तारुफ नहीं कर सकते। वो कहते हैं मेरी छोटी सी बहन है मुख्तसर सी। क्या शब्द है, आप देखिए, मुख्तसर सी। लता जी को मुख्तसर सी बहन कह के पुकारना, उसमें प्रेम भी है। और इसे इस तथ्य के मद्देनजर देखना है आपको कि वो लता जी के बारे में उनका पहला कमेंट था कि इनके उच्चारण से मराठी होने की बू आती है। और फिर लता जी जब उर्दू सीखती हैं और उसके बाद वो लता जी के प्रॉपर भाई के रिश्ते में नजर आते हैं, एक संरक्षक के रिश्ते में नजर आते हैं। बॉम्बे के कंसर्ट की भी अगर याद करें आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने जब बॉम्बे में कंसर्ट किया तब वहां भी दिलीप साहब लता जी को इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आए थे। तो आप ये पाते हैं कि रिश्तों को निभाना, जबान को बरतना, फिल्म को उसकी संपूर्णता में देखना, सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं अपना किरदार निभाऊं और चला जाऊं। फिल्म को एक प्रोडक्ट की तरह प्रोटेक्ट और प्रोजेक्ट करना,
ये तमाम चीजें दिलीप साहब के साथ हम दिखते हैं। ठीक बात, बहुत दिलचस्प बातें बताई आपने यूनुस भाई। मैं इसी मौके पर अजय जी से भी जानना चाहूंगा, उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से लगातार देखा है। तो एक चीज तो अजय जी हम सामान्य रूप से देखते हैं कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन थे जिसमें बाद की पीढ़ी, मतलब उनके ठीक बाद की पीढ़ी से लेके आज तक की पीढ़ी के वो इंस्पिरेशन रहे हैं। तमाम हर आदमी उनके जैसा बन जाना चाहता है, लेकिन कुछ तो प्रतिभा होती है, अ, उसके बाद उस प्रतिभा के साथ कुछ मेहनत होती है। आप ही ने अभी जो कमलेश पांडे जी से बातचीत की है और न्यूज लॉन्ड्री में वो लिखा है, वो एक तरह का ऑबिचुरी जैसा हमने उसको बनाया। जो सौदागर फिल्म के पटकथा लेखक थे कमलेश पांडे, उन्होंने लिखा कि उस फिल्म के सेट पर कोई एक नया कलाकार उनसे मिलने गया और उसने पूछा कि कैसे मैं आपकी तरह की का अभिनय कर सकता हूँ, एक्टिंग कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि शायरी पढ़ो। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक्टिंग के अलावा जो इंटेलेक्चुअलिज्म था, जो इंटेलेक्ट था, वो भी बहुत डीप था। तो इस पीढ़ी में जब आप लगातार इन लोगों को देखते आ रहे थे, देख रहे हैं, इन लोगों से आपका राब्ता हुआ तमाम अलग दूसरी पीढ़ी के अभिनेताओं से, तब दिलीप जी के को लेकर लोगों के बारे में राय और दिलीप जी को की उनके बीच में छवि, क्योंकि काफी समय से वो फिल्मों से दूर भी थे, लगभग पूरा 90 का दशक, जबकि वो थोड़ा बहुत सैटेलाइट ग्रुप से एक्टिव थे लेकिन फिल्में नहीं की उन्होंने 80 के बाद से कोई खास। तब उस कमी को कैसे लोगों ने महसूस किया? मुझे क्या लगता है कि न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि हमारे पूरे समाज में हम सीखने के बजाय क्या करते हैं कि हम प्रतिमा बना देते हैं और मूर्ति बना करके उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। सीखना नहीं चाहते हैं उनसे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। हाँ, उनके तुरंत बाद की पीढ़ी में से चाहे वो धर्मेंद्र हो, धर्मेंद्र के आखिरी समय के भी बातचीत देखें जब वे दिलीप साहब के साथ रहते हैं और किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था आप तो इनके बड़े अजीज दोस्त हैं, क्या बात करती हूँ, मैं इनके दोस्त कैसे हो सकता हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। ये जो भैया का रिश्ता होता था और इस तरीके के जो संबोधन होते थे, ये उस जमाने में दिखाई पड़ते थे। या अमिताभ बच्चन भी, हालांकि ये बहुत ही शुष्क और औपचारिक दिखते हैं वे अपनी टिप्पणियों में, चाहे वो अभी टिप्पणी कर रहे हो या बाद में भी, पहले भी उनको याद किया हो, लेकिन वहां भी उन पर जो असर हुआ और उनकी अदायगी पर जिसको सबने रेखांकित किया है कि एक कैमरे के सामने किस एंगल से खड़ा होना है, कैसे बात करनी है और किस अंदाज में संवादों को कैसे बोलना है। और एक आदत जो दोनों में एक जैसी है वो थी कि स्क्रिप्ट लेकर के और उसको अपनी कलम लेकर के उस पर मार्किंग करना कि मैं पॉजेस कहाँ कहाँ दूंगा। संवाद लेखक ने लिख के दे दिया एक पंक्ति, लेकिन उसको हम कैसे तोड़ेंगे वाक्य को और कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे और कहाँ बोलेंगे। ठहराव जैसी बात, ठहराव सिर्फ उनके संवाद अदायगी में नहीं थी, ठहराव उनके पूरे व्यक्तित्व में है। और कल उसके पहले भी जावेद अख्तर साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि कुछ एक शब्द होते हैं जिनको मैं व्यक्ति के तौर पर देखता हूँ, उन शब्दों के अर्थ, जैसे उन्होंने कहा कि डिग्निटी शब्द, डिग्निटी शब्द लिखते पढ़ते सुनते ही मुझे दिलीप कुमार की छवि याद आती है। और ये अपने आप इससे बड़ी किसी से प्रशंसा नहीं हो सकती। ईमानदार, ईमानदार शब्द कहते ही आपके सामने कोई छवि आ जाए कि ये ईमानदारी का सबूत, मतलब ये। तो ये इस तरीके की चीजें, और इसलिए था कि उनके व्यक्तित्व में ये खूबियां थी। और आपने सही कहा कि उन्होंने बाद के दिन में कहा 98 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी, उसके बाद से उन्होंने कोई काम नहीं किया। लगभग समझ ले कि 23 साल हो गए, 23 साल से उनका, और पिछले 10-12 साल से तो बीमार ही थे अल्जाइमर की वजह से और तमाम दूसरी दिक्कतों की वजह से। लेकिन उनकी मौजूदगी, उनका सशरीर होना इस धरती पर हम सभी को एक ताकत देता था, एक एहसास देता था घर के उस बुजुर्ग का, इंडस्ट्री के उस बुजुर्ग का जिसने उस घर को बिल्ड किया है अपनी मेहनत से। और जहां तक रही बात उनके अभिनय के योगदान की, उस दुनिया में क्या किया उन्होंने, तो सारे लोग इस बात को आज याद कर रहे हैं कि मेथड एक्टिंग की शुरुआत उसको सैद्धांतिक रूप बाद में दिया गया, उसको व्यवहारिक और कार्य रूप में दिलीप साहब ने बहुत पहले अपना लिया था। दुनिया मॉडर्न ब्रांडों को जानती है
मेथड एक्टर के तौर पर, उनसे शुरुआत मानती है। लेकिन ये सारे भारतीय इतिहासकार कह रहे हैं कि उसके 8 साल पहले दिलीप कुमार ने शुरू कर दिया था ये काम। मेरे ख्याल और से ये सत्यजीत रे ने ये बात कही थी कि हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे पहले मेथड एक्टर थे दिलीप कुमार। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ये बात कही थी। और ये चीज उन्होंने किसी से पढ़, हालांकि अपने समय उन्होंने पॉल मुनी और दूसरे ऐसे एक्टर की काफी तारीफ की है, विदेशी एक्टर्स की, जी। लेकिन इंडिया में वे 2 लोगों की तारीफ करते थे, एक मोतीलाल और दूसरे अशोक कुमार। और अशोक कुमार से ही उन्होंने टिप लिया था कि एक्टिंग कैसे की जाए। और इस टिप में अशोक कुमार जो खुद भी करते थे, या मोतीलाल की एक्टिंग में भी वो दिखाई पड़ता है कि नेचुरल रहने की कोशिश करो, दिखे नहीं कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। और इस प्रसंग में मुझे नादिरा जी की एक बात याद आती है, जो उनके बायोग्राफी में, उनके ऑटोबायोग्राफी में उसका जिक्र है, उल्लेख किया उदय तारा नायर ने, कि ये अंदाज फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसमें नादिरा अपनी माँ के साथ थी, और उन्होंने जब देखा वहां पे एक्टिंग करते हुए दिलीप कुमार को, तो उन्होंने अपनी माँ से, माँ बेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महबूब खान से कोई भारी गलती हो गई है, कि उनको पता नहीं है कि उन्होंने किस एक्टर को साइन कर लिया, ये तो कुछ करता ही नहीं है। क्योंकि ड्रामा दिखने, उस समय तक जो एक्टिंग का एक आदर्श बना हुआ था कि आप हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, चारों तरफ से आप हिलते हुए दिख रहे हैं, पूरा जो पारसी रंगमंच का आया हुआ था, आवाज बुलंद है, वो कुछ नहीं कर रहे थे। और जब बाद में इन लोगों ने फिल्म देखी तो माँ बेटी दोनों दंग रह गई कि ये आदमी करता क्या है। तो कैमरे के सामने अभिनय करना, कैमरे के सामने अपना बॉडी लैंग्वेज को कैसे अपनाना, ये सारी चीजें उनसे बाद की पीढ़ियों ने सीखा है। उन्होंने बहुत कम फिल्में की हैं, और यूनुस बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि इस मेथड के लिए उन्होंने क्या क्या तकलीफें झेली है और कितनी मेहनत की है। मतलब सितार का दृश्य है जिसको चाहे तो निर्देशक ने कहा भी कि हम उंगलियों की जो सितार बजाते हुई उंगलियां हैं वो किसी संगीतज्ञ का दे लेंगे, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो नहीं, मैं संगीत सीखूंगा, सितार बजाना सीखूंगा, और सितार बजाना सीखा और फिर उसे परफॉर्म किया। आज भी कलाकार करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बहुत, आज की मेहनत आत्मसात नहीं होती, वो उनके साथ रह नहीं जाता। वो फिल्म के लिए सीखते हैं, फिल्म के साथ भूल भी जाते हैं उसको। लेकिन दिलीप कुमार में एक खासियत दिखाई पड़ती है, उनके कंटेम्परेरी दूसरे लोगों में भी दिखाई पड़ती है। बाकी यूनुस ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, और यूनुस को तो बहुत चीजें याद रहती हैं। ठीक बात। ये जो उनके साथ ट्रेजेडी किंग का एक तमगा जुड़ गया उनके नाम के साथ, और जिस मेथड एक्टिंग का आप जिक्र कर रहे थे, तो ऐसे ही कहीं पे पढ़ते पढ़ते मैंने पढ़ा कि वो ऐसा असर था उनके ऊपर कि एक दौर ऐसा भी आया कि उन फिल्मों की सफलता, उनकी जो ट्रेजेडी फिल्मों और फिल्मों के जो जो कैरेक्टर थे, उन कैरेक्टर्स में घुस जाने की जो उनकी छवि प्रवृत्ति थी, उसके चलते उनको कई तरह की समस्याएं होने लगी थी, और फिर उसके इलाज के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ा। लंदन में वहाँ के बहुत सारे कुछ अच्छे जो डॉक्टर्स थे, उनको सलाह लेनी पड़ी कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, क्योंकि वो ट्रेजेडी किंग उसी तरह की कहानियां और उसी तरह की कहानियों में उनका जो डूबना होता था उस कैरेक्टर में, वो उसका उनके शारीरिक रूप से उनके ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता था। तो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उस घटना के बाद जब वो लंदन से लौटे, तब हम उनके जीवन का एक दूसरा पहलू देखते हैं, या शायद मैं क्योंकि जानता नहीं हूँ तो इसलिए मैं इस बात को नहीं बहुत भरोसे से कह सकता हूँ कि तब जाकर हमने उनकी एक्टिंग का जो कॉमेडी वाला सिरा देखा, खुलते हुए देखा, और वो इतनी जबरदस्त कॉमेडी भी कर सकते थे, जिसमें गंगा जमुना थी, या फिर राम और श्याम है, ये सारी फिल्में उसके बाद आई, क्योंकि तब शायद वो उस प्रेशर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जो डॉक्टरों ने बताया कि कुछ हल्की फुल्की फिल्में भी आप किया कीजिए। थोड़ा विनोद भाई अगर इस पर भी हमें जानकारी दे पाए, तो वो ट्रेजेडी किंग की छवि में घुसना और फिर वहां से एक दूसरी यात्रा का शुरू होना। देखिए, ऐसा है कि हर एक अभिनेता के साथ क्या होता है कि वो अपनी यात्रा में अपने तरीके से अपनी फिल्मों का चुनाव करता है। तो जाहिर सी बात है कि दिलीप साहब ने भी अपने तरीके से
फिल्मों का चुनाव किया। आप देखेंगे कि उनकी शुरुआती फिल्मों में आपको मेला नजर आती है ना, और अगर आप उनकी पूरी फिल्म यात्रा देखें तो आप ये पाएंगे कि वो एक हारे हुए एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ जमाने ने तरह तरह के जुल्म किए हैं, उसको उसका प्यार नहीं मिलता है, हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं, और वो कुल मिला के जिंदगी का एक ठुकराया हुआ व्यक्ति है। उनकी फिल्मोग्राफी में आपको इस तरह की फिल्में बहुत सारी नजर आती हैं। एक पूरा दौर है दिलीप कुमार का, ट्रेजेडी किंग वाला दौर, और चूंकि दिलीप साहब पूरे किरदार को अपने भीतर जज्ब कर लेते हैं, चाहे वो आप मेला को देखें, आप अंदाज को देखें, दीदार को देखें, दाग को देखें, संगदिल को देखें, शिकस्त, फुटपाथ, ये सारी वो फिल्में, देवदास, जो देवदास तक यानी 1955 तक दिलीप साहब एक पूरी ट्रेजेडी की धारा को अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। और यहाँ मैं डॉक्टर श्रीराम लागू का उदाहरण देना चाहूंगा। वो इसलिए देना चाहूंगा कि जब डॉक्टर श्रीराम लागू मराठी का वो प्रसिद्ध नाटक कर रहे थे, तो आप ये पाएंगे कि उस समय वो किरदार निभाते हुए डॉक्टर लागू को दिल का दौरा पड़ा था। और ये सर्वविदित बात है कि डॉक्टर श्रीराम लागू ने इतना ज्यादा उस पैथोस को, उस ट्रेजेडी को इतना ज्यादा निभाया था, इस कदर अपने भीतर जज्ब कर लिया था कि नट सम्राट की वो भूमिका उनके सिवा और किसी को आप उसमें देख नहीं सकते। ठीक यही बात दिलीप साहब पर लागू होती है कि अपने हर किरदार के दुख, उसके साथ बीत रही चीजों को वो इस कदर जज्ब कर लेते हैं अपने अंदर कि वो उसका असर उनके पूरे मानस पर, उनकी पूरी देह पर पड़ता है, और उनको फिर डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। यहाँ डॉक्टर श्रीराम लागू की बात करते हुए मुझे डॉक्टर जब्बार पटेल की एक बात याद आई। मैं किसी संदर्भ में उनसे बात कर रहा था, तो डॉक्टर जब्बार पटेल ने कहा कि नट सम्राट एक बार बॉम्बे में देखते हुए दिलीप साहब मेरे बाजू में बैठे थे, और दिलीप साहब ने जब्बार पटेल से कहा कि यार ये लोग कैसे 3 घंटे के एक पूरे नाटक में कैसे निभा लेते हैं, कंटिन्यूटी कैसे करते हैं, इस तरह से पूरा नाटक अपने कंधों पर उठा लेना। हम तो एक एक सीन करते हुए भी कितना खुद को पीड़ित पाते हैं, हम कितनी तकलीफ झेलते हुए एक एक सीन करते हैं और खांचे में एक्टिंग करते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये कैसे कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि दिलीप कुमार जैसे मेथड एक्टर डॉक्टर श्रीराम लागू को नट सम्राट में बॉम्बे के एक थिएटर में देखते हुए हैरत में पड़ जाते हैं। मुझे ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण लगती है। आप ये पाएं कि 2 अपने पाई के एक्टर्स हैं, अलग अलग माध्यमों में एक्टिंग कर रहे हैं, और दिलीप साहब उस पूरे एफर्ट को शिद्दत से, उस किरदार को जीने की बात को देखते हुए वो इसको महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ आप इस तथ्य के मद्देनजर देखिए कि एक फिल्म स्टार जब थिएटर देखने जाता है तो वो एक सेलिब्रिटी बन के जाता है और बहुत ऊपर ऊपर देखता है। मैंने कितने बार पृथ्वी थिएटर में या बॉम्बे के अलग अलग थिएटर्स में, नेहरू सेंटर में नाटकों के मंचन के दौरान फिल्म स्टार्स को बैठे हुए देखा है, पर वो उतने इन्वॉल्व नजर नहीं आए। बहुत सारे लोग, इसको जनरलाइज करते हुए नहीं कह रहा हूं, पर यहाँ जब दिलीप साहब ने डॉक्टर श्रीराम लागू को एक्टिंग करते हुए देखा तो उन्होंने उसकी बारीकियों को और उसकी त्रासदी को समझा कि एक एक्टर के ऊपर कितना गहरा असर पड़ता है अपने किरदारों का, अपने रोल का। और ये दिलीप साहब के साथ भी हुआ कि डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपको जिंदगी को थोड़ा लाइटर मूड में जीना पड़ेगा, और उनसे कहा गया कि आपको अपने रोल्स के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा और आप अपने आप को रीडिस्कवर कीजिए। और फिल्म आजाद के बाद दिलीप साहब ने खुद को रीडिस्कवर किया, और अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी देखें तो आपको एक गजब का टर्न नजर आता है दिलीप साहब के पूरे करियर का। मैं जब दिलीप साहब की फिल्मोग्राफी देखता हूं तो मुझे उसमें बहुत सारे मोड़ नजर आते हैं जिनका यहाँ आप कहें तो मैं जिक्र करूं। जैसे आप पाएंगे कि आजाद के बाद, यानी देवदास 1955 में आती है जो उनकी पिछली फिल्म होती है, उसके बाद आने वाली फिल्म आजाद है। ये एक बहुत बड़ा टर्न, बहुत बड़ा मोड़ है, और इसे आप इन फिल्मों को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे
बिल्कुल अलग दायरे की फिल्में हैं। फिर वो नया दौर, और उसके बाद जब वो गंगा जमुना और राम और श्याम और लीडर और सकीना और गोपी जैसी फिल्में करते हैं, तो आपको यकीन ही नहीं होता कि देवदास में जो कौन कम वक्त जीने के लिए पीता है जैसी बातें कर रहा है, और हर वक्त बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में नजर आने वाला किरदार है। जब वो गोपी में मौज मस्ती करते हुए नजर आते हैं, या जब वो राम और श्याम में छेड़ते हुए नजर आते हैं और बहुत लाइटर मूड में होते हैं, आप पाएंगे कि राम और श्याम का एक सीन है जहां पर वो एक पारसी बाबा की नकल करते हैं, कि जैसे पारसी बाबा दांतों से बोलते हैं। इतना मुझे ये लगता है कि कॉमेडी और कैरिकेचर के बीच की जो बारीक लकीर है, उसको दिलीप साहब कैसे अपने स्केल को तय करते हैं कि उनको किस इंटेंसिटी तक जाना है, कहां तक पहुंचना है। बिल्कुल। तो ये जिंदगी ने उन्हें सिखाया, हालात ने उन्हें सिखाया कि उन्हें ट्रेजेडी का रास्ता छोड़कर कॉमेडी के रास्ते पर हल्के फुल्के रोल की तरफ जाना है, और इतना ज्यादा अपने किरदारों में इन्वॉल्व नहीं होना है कि वो उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से भारी पड़ जाए। तो ये एक बहुत जरूरी तथ्य है जिसके मद्देनजर दिलीप साहब के पूरे करियर को देखा जाना चाहिए। उसके बाद एक मोड़ आता है जो क्रांति से आता है। यहाँ दिलीप साहब जो हैं वो अब कैरेक्टर रोल में आ गए, यानी यहां से आगे दिलीप साहब क्रांति, विधाता, मशाल, उसके आगे कर्मा, और फिर हम यहाँ शक्ति को भी जोड़ सकते हैं। हालांकि शक्ति में वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार में नजर आते हैं, और शक्ति इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अमिताभ बच्चन की ऊंचाई थी, और उसके बावजूद उन्होंने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया, और कितना अंडर प्ले करते हैं वो शक्ति में। मैं कल कहीं बात हो रही थी, तब भी मैंने ये बात कही थी कि शक्ति को अगर देखना हो तो दिलीप साहब की खामोशी में, उनकी बेबसी में, उनकी लाचारी में आप देखिए, वो अपने पूरे शरीर से अपनी लाचारी को उस फिल्म में एक बाप की तकलीफ को कैसे जाहिर करते हैं, अपने संवादों की अदायगी में कैसे जाहिर करते हैं। मुझे इस मायने में शक्ति और मशाल बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म लगती है, जहां दिलीप साहब लाचार नजर आते हैं और वो हालात के मारे हुए एक बुजुर्ग नजर आते हैं। इन फिल्मों को अगर हम बार बार देखें तो कई ऐसे दृश्य हैं जहां पर आप पाते हैं कि दिलीप साहब ने बहुत संयम बरता है। एक इतना जबरदस्त अभिनेता जो हर सीन को चुरा सकता था, उन्होंने उतनी ही उस सीन में इंटेंसिटी डाली है जितनी जरूरी थी। ठीक बात। शार्दुल सुन रहे हैं पूरी बातचीत को, मेरे ख्याल से उनके पास भी दिलीप साहब के बारे में कहने और सुनने के लिए कुछ ना कुछ होगा, बहुत कुछ। तो शार्दुल, ये जो चर्चा चल रही है इसमें आप दिलीप साहब को कैसे याद कर पाएंगे? देखिए, एक तो मैं 1983 की पैदाइश और मतलब मेरे पैदा होने से 61 साल पहले वो पैदा हो गए थे। तो शार्दुल, आप ये कह सकते हैं कि आप शक्ति के बाद की पैदाइश हैं, या आप विधाता के बाद की पैदाइश हैं। और अगर उस पर सोने पर सुहागा ये कि बॉलीवुड में देखता नहीं मुझे पिक्चरें कम ही पसंद आती हैं इन जनरल, लेकिन और मेरी रुचि का, जैसे आपने कहा था राजनीति के लिए, हिंदी सिनेमा मेरी रुचि का विषय नहीं है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट से भी एक दो बात मैं जरूर कहूंगा कि अपने काम और काम के अलावा केवल वो टाइम जिस युग से वो गुजरे, तो दिलीप कुमार हमारे कई मामलों में हमारे समाज में एक मील के पत्थर की तरह थे। और श्रोताओं को रेफरेंस देने के लिए कि उन्होंने किस समय से किस समय तक का जीवन देखा। दिलीप कुमार का जन्म 1922 में हुआ था आज के पाकिस्तान में। ये कितना पुराना है अपने विषय से हर कोई रेफरेंस करता है, ये आरएसएस से भी 3 साल पुराना है। तो उन्होंने इस देश का, इस समाज का एक बहुत लंबा जीवन देखा था, और वो बहुत माने हुए कलाकार थे। और जैसे कि सभी लोगों ने कहा, जो मुझे पर्सनली जितना भी मैंने उनका थोड़ा काम भी देखा या काम से ज्यादा इंटरव्यू देखे, तो उनका ठहराव, जिस रिस्ट्रेंट की बात अभी करी, वो एक विलक्षण गुण था उनके अंदर। आज आपको, आज के खासतौर से सामाजिक परिवेश में
आपको उसकी उपयोगिता और कहीं कहीं कमी भी महसूस होती है, क्योंकि अपने आप को कैरी करने का वो ग्रेसफुल तरीका बहुत कम लोगों में बचा है और अब उसको ज्यादा वैल्यू भी नहीं करते लोग। एक चीज और, जब मैं इस विषय पे कुछ बोलने के लिए सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, तो मुझे अपनी रुचि की एक बात लगी जो आपको दिलीप कुमार जी के व्यक्तित्व और कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएगी। उनकी एक पिक्चर थी नया दौर, और उस नया दौर को बी आर चोपड़ा बना रहे थे और उसके लिए कोर्ट केस हुआ था। तो उसको आप पढ़ सकते हैं। संक्षेप में मैं केवल इतना कहूंगा कि उस कोर्ट केस में उन्होंने मधुबाला जी के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया था, जबकि वो उनके साथ रिलेशनशिप में थे। इसके बावजूद उन्होंने वो काम किया था जो उन्हें सही लगा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होना चाहिए जीवन में, जिसे हम सब वैल्यू करते हैं, कहते हैं कि ऐसा करिए। और वो इसलिए था क्योंकि वो शूटिंग पर किसी वजह से नहीं जा पाई थी। आप उसे इस केस में भी देख सकते हैं कि वो भी एक केस था, उसी प्रकार का केस था जिस पर हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि माँ बाप बच्चों की रिलेशनशिप में अड़ंगा लगाते हैं जब, तो क्या होता है। तो आप व्यक्ति किस चीज से बना है उनके डिसीजन से देख सकते हैं। अजय जी ने जो अभी जिक्र किया एक बात का कि डिग्निटी और इंटेग्रिटी जी के साथ आपके सामने कौन सा चेहरा आता है, वो इन्हीं सब चीजों से बनता है। उसके कंपैरिजन में आज के फिल्म को देखिए, जो फिल्म जगत में अधिकतर बड़े सितारे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इंटेग्रिटी के लिए आपको कीमत भी चुकानी पड़ती है, लेकिन उनके अंदर उस कीमत को चुकाने का साहस भी था। तो वो एक बड़ी बात है और बहुत रेयर चीज है। अजय जी ने जिक्र किया रिश्तों की, तो हम देख पाते हैं कि और सुनते रहते हैं, फोटोज हमारे सामने आती रहती हैं, पढ़ते भी रहते हैं कि उस दौर में दिलीप देव और राज ये टुकड़ी हुआ करती थी, और ये हर समय ऐसा चलता रहा। हर समय फिल्म के जो टॉप सितारे हुए उनके बीच में एक तरह की स्पर्धा भी कही जानी चाहिए लगी रहती थी। आज भी हम देखते हैं, चाहे खान ट्रॉय का हो, चाहे उनके इर्द गिर्द और दूसरे भी बड़े जो जिनको कहते हैं ए लिस्टर हैं, चाहे अजय देवगन, अक्षय कुमार और तमाम लोगों को हम रख लें, लेकिन हम पाते हैं कि दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच में जो रिश्ता था, जो दोस्ती आ रही थी, मतलब आप एक साथ एक ही फील्ड में कॉम्पीट करते रहते थे, आप एक दूसरे के स्पर्धी थे, आपके व्यावसायिक हित भी एक दूसरे से टकराते थे। इसके बावजूद ताउम्र दोनों इतने अच्छे दोस्त बनकर कैसे रह पाए, कैसे इन चीजों को निभा पाए, मतलब ये दौर वो क्या था और आज ये क्या है कि आज हमको इस तरह के ढूंढने से भी एक कहानी नहीं मिलती कि दो फिल्मी सितारे जो ए लिस्टर हैं, जो बड़े हैं, उनके बीच में इस तरह की कोई बहुत बहुत ही कॉर्डियल रिश्ते, बहुत ही दिली लगाव इस तरह की हो, दोस्ताना रिश्ते हों। ये दिलीप और राज कपूर की दोस्ती के नजरिए से थोड़ा सा अगर आप हमें समझा पाए यूनिस भाई। देखिए, यहाँ एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप दिलीप साहब के तमाम इंटरव्यूज में, उनकी किताब में, हर जगह ये पाएंगे कि दिलीप साहब ये कहते हैं कि राज कपूर के, बल्कि पृथ्वीराज कपूर के पिताजी बसेसर नाथ जी दिलीप साहब के पिताजी के दोस्त थे। ये दोनों एक शहर से आते हैं, पेशावर से, और ये खानदानी दोस्ती कही जा सकती है। और यहाँ मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर अपने जमाने के तीन बड़े स्तंभ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े थे। तो ये एक कई अलग अलग मौकों पर आप ये पाएंगे कि वो मिलते हैं, पार्टी करते हैं, और बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप वहां नजर आती है। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि यूसुफ खान नाम इसलिए रखा था क्योंकि एक तरफ जो दिलीप साहब के पिताजी थे वो हमेशा लाला बसेसर नाथ जी को ये कहते थे कि यार ये तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, अच्छा खासा तंदुरुस्त बंदा है, और ये एक्टिंग, मतलब ये तंज था जिसका जवाब बसेसर नाथ जी ने तब दिया जब क्रॉफर्ड मार्केट पर दिलीप साहब की एक बड़ा पोस्टर लगा उनकी फिल्म का और नीचे लिखा था यूसुफ खान, लेकिन शक्ल कहाँ छिपाते वो अपनी। तो घर जाके उन्होंने बता दिया कि तुम मुझे हमेशा कहते थे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, अब देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं कि दिलीप साहब जिस चीज को छिपाना चाह रहे थे वो छिपी नहीं। तो ये राज कपूर और दिलीप साहब एक दूसरे को लाले कहा करते थे। ये पेशावरी दोस्ती थी।
इस दोस्ती में खान पान, इस दोस्ती में बहुत सारी शेयरिंग और बहुत सारी मौज मस्ती शामिल है। साथ में क्रिकेट खेलने की तस्वीरें भी आपको मिलेंगी, अगर हम खोजने चलते हैं तो साथ में क्रिकेट खेलने की तस्वीरें भी मिलती हैं। मुझे एक किस्सा कहीं का सुना हुआ याद है कि दिलीप साहब बाकायदा खाना वाना खा के बैठे थे और राज कपूर अचानक उनके घर धमकते हैं और कहते हैं लाले मौज उड़ाते हैं और पार्टी करते हैं। और वो ले जाना चाह रहे हैं राज कपूर को अपने घर, दिलीप साहब को अपने घर ले जाना चाह रहे हैं राज कपूर। और दिलीप साहब भरे पेट के साथ बैठे हैं और जब राज कपूर बहुत जोर देते हैं, ये सुनने में थोड़ा खराब लगता है, लेकिन दिलीप साहब की जो उनकी जो बिंदास शख्सियत थी उसकी मिसाल है कि वो बाथरूम में जाते हैं, हलक में उंगली डालते हैं, अपने आप को खाली करते हैं और कहते हैं हाँ अब खाने के लिए तैयार हूं, लाओ क्या बिरयानी है और क्या कबाब है, चलो। ये एक इस दोस्ती की मिसाल है, आप सोचिए। और फिर दूसरी मिसाल दूंगा कि संगम के लिए ओरिजिनली दिलीप साहब को कांटेक्ट किया गया था। अच्छा। संगम के लिए दिलीप साहब ने एक शर्त रखी थी कि फाइनल एडिट मैं देखूंगा। तो बतौर निर्देशक और निर्माता राज कपूर को ये मंजूर नहीं था। दोस्ती कायम रही, संगम इधर उधर के झटके खाते हुए दूसरे एक्टर्स के साथ बनी। आप अगर रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि बहुत अलग अलग तरह के लोगों को कांटेक्ट किया गया था संगम के लिए, और कितने पुराने जमाने से संगम की कहानी जो है वो इंदिराज आनंद के साथ तय थी और वो फिर आगे घिसटती चली गई और कब जाके बनी और तमाम चीजें हैं। पर दिलीप साहब संगम के लिए दिलीप साहब से कांटेक्ट किया गया था, उनको लिया गया था, उनसे बातें की गई थी और आखिरकार दोस्ती बचाकर रखी गई और फिल्म आगे बढ़ गई। बिल्कुल ठीक बात। वही मौजूदा दौर में इस तरह के रिश्तों की बात जब कही जाती है तो वो देखने को नहीं मिलती। मैं चाहूंगा कि कुछ और अगर बातें अजय जी आप अपनी तरफ से इस बारे में, इस मामले में जोड़ना चाहें, क्योंकि आपने नए दौर के रिश्ते भी फिल्म सितारों के देखे हैं बहुत करीब से, तो वो उस संदर्भ में थोड़ा सा कुछ तो मसाला दीजिए। नहीं मसाला तो बहुत है, मसाला तो बहुत आगे। दिलीप साहब के बारे में देखिए, मौज मस्ती की तो बड़े ही शौकीन थे वो, जैसा कि यूनिस ने भी बताया, चाहे वो राज साहब के साथ हो या बाद की पीढ़ियों में भी उनके बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ करते थे। हम लोग जाते थे उसमें बर्थडे पार्टीज में उनके, और बर्थडे पार्टीज में वो बिल्कुल बच्चे की तरह, जैसे बच्चे केक कटने पर खुश होते हैं, आप सोचिए 80 साल का बुजुर्ग हमारे उस जमाने में, और वो खुश होकर के मुंह में उंगली डाल के सीटी बजा रहा है सारे नए जर्नलिस्ट के साथ, और चुटकी लेने में भी माहिर थे। मैंने किस्सा सुनाया था पिछले दिनों कि एक बार हिंदी और अंग्रेजी के दोनों पत्रकार पहुंच गए उनके साथ इंटरव्यू करने के लिए। अब दिलीप साहब की बदमाशी कहें इसको, उन्होंने अंग्रेजी पत्रकार को सारा जवाब हिंदी में दिया और हिंदी पत्रकार के सारे जवाब उन्होंने अंग्रेजी में दिए। और ये चुटकी ले रहे थे बेसिकली वो, और उसके बाद उनका ये था, देखो आज मैंने मजा चखाया ना। अब उनको ये नहीं पता था कि ये पत्रकार कितने चालाक हो सकते हैं। इन दोनों ने अपने इंटरव्यूज बदल लिए तो किसी को क्या बात है। और उनकी उर्दू, उनकी जो जुबान थी वो आम बातचीत की भाषा भी, जैसे हम पत्रकार लोग ही बैठे हुए हैं तो वो मजाक करने में बिलो द बेल्ट कभी नहीं जाते थे, लेकिन उन्हीं शब्दों को कुछ इस अंदाज में बोलते थे कि आप उनका व्यंग्य समझ जाते थे और आप शर्मिंदगी महसूस करें, झेप महसूस करें, जो भी महसूस करें, ये आप महसूस कर सकते हैं। साथ ही एक चीज और देखी कि बहुत ही स्पष्टवादी थे वो। एक बार एक पत्रकार ने उनके सामने एक उनके लिए कोई शेर सुना रहा था, वो उनकी तारीफ में। उसको सुनने के बाद उन्होंने कहा, यार मियां तुम गलत सुना रहे हो, एक तो शेर का वजन ठीक नहीं है और दूसरा तुम्हें बोलने भी नहीं आता है। मैं जानता हूँ अजय जी, हम सब जानते हैं कि वो कौन बंदा था, लेकिन मैं उस बंदे की तारीफ करूंगा कि उसने उस पूरे वीडियो को जाने दिया वैसे ही। मैं नहीं जानता। हाँ अच्छा, आप बता दीजिए। नहीं ऑफ द रिकॉर्ड बाद में बता देंगे। उस बंदे की सिर्फ इसलिए भी तारीफ की जानी चाहिए कि वो दिलीप कुमार साहब के सामने शायरी करने की उसने हिम्मत भी की। ये इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए। इसको आप कुछ भी नाम दें, लेकिन दिलीप साहब के सामने मुंह खोल देना, ये अपने आप में थोड़ा हिम्मत का काम है।
मैं वही कह रहा हूँ। मुझे याद है कि एक बार भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के सिलसिले में मैंने यूं ही फोन लगा लिया था, मुझे लगा कहाँ वो मिलेंगे, लेकिन वो जब उधर से हेलो आया तो मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी हड्डियों में भी पसीना आ गया था। हाँ। मतलब आप कुछ कलाकारों की हेलो भी आपको ना अंदर तक नर्वस बना देती है। ठीक है कि आप बाद में बात कर ले जाते हैं, चाहे वो दिलीप साहब हो चाहे वो देव साहब हो, ये इनका सिर्फ हेलो कह देना कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लता जी का सिर्फ हेलो कह के ये कहना हाँ जी पूछिए, तो इसके बाद आपके दिमाग में ना मास्टर रीसेट हो जाता है। ठीक बात, दिलचस्प बात बताई आपने ये। थोड़ा सा समय को देखते हुए मैं एक आखिरी बात कहूं। हाँ बिल्कुल। देखिए, वो बहुत सदैव कलाकार थे और उनको चाहने वालों और परिवार वालों को सहानुभूति और श्रद्धांजलि। लेकिन अभी जैसे हमने बात की, दिलीप कुमार जी ने सत्य और सही बात के लिए ना अपने प्रेम से कीमत चुकाई, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो इंसान को हर चीज में अपने मतलब की बात ढूंढ लेनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये हुआ कि इसलिए हम सबको भी अपने सरोकार की खबरों के लिए ना थोड़ी थोड़ी कीमत चुकानी चाहिए। इसलिए स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक मीडिया विज्ञापन पर खड़ा होगा तो वो आपकी बात नहीं करेगा, विज्ञापन देने वालों की बात करेगा। क्या बात। ये काफी दिलचस्प जानकारियां मिली हमें और बहुत सारी बातें हमने इसी बहाने की। एक तस्वीर वो भी थी जो दोस्ती यारी का जब जिक्र हुआ, आपने क्रिकेट खेलने वाली भी तस्वीरों का जिक्र किया और अजय जी ने भी। एक तस्वीर है जिसमें राज कपूर हारमोनियम बजा रहे हैं और दिलीप साहब सीटी बजा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वो बिल्कुल। मतलब इतनी स्वच्छंद तस्वीर बहुत रेयर होती है लोगों की, ऐसे मुकाम पे पहुंचे हुए लोगों की। तो मतलब ये मुझे लगता है कि ये चीज आती है जब आदमी अंदर से पूरी तरह से सिक्योर्ड फील करता है, किसी तरह की असुरक्षा से परे हो जाता है, तब इस तरह की तस्वीरें कि आप बैठ के महफिल में सड़क कहीं पे भी आसपास और शुरू हो जाते हैं। तो एक प्रसंग और अतुल याद रखना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे ने जब उनका विरोध किया था नियाज़े पाकिस्तान मिलने पर, जी जी जी, और जब उनके घर के सामने धरना दिया जा रहा था, यही संजय निरुपम वगैरह थे वहां पे, जी, जी। और बहुत टेंस हालत थी, लेकिन वो घर के अंदर बैठे रहे, उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई, कुछ भी नहीं किया। और उनका जो बयान आया उनमें उन्होंने कहा कि आपकी बात जवाब देने के काबिल नहीं है और आप जमहूरियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और उन्होंने वाजपेयी जी से बात की, वाजपेयी जी ने कहा नहीं, आपको लेना चाहिए, जाना चाहिए वहां पे। और तब वे गए और कहा कि मैं ठुकरा करके भारत पाकिस्तान के संबंध नहीं खराब कर सकता, ये दोनों देशों का संबंध बने रहना चाहिए। और ये अपने घर में रहते हुए बगैर डरे हुए अपनी सारी बात कहना, और उसके बाद ताजुब देखिए कि उस आदमी के प्रति बाबा साहब ठाकरे के मन में क्या रहा होगा कि बाला साहब ठाकरे का जब एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, उनसे कहा कि आपके बारे में और किसी से कुछ पूछना चाहता हूं मैं, आपके दोस्त दुश्मन जो भी हो तो बताएं। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा दिलीप कुमार से मेरे बारे में बात कीजिए। क्या बात है। ये असल में छूट भी रहा था, मैं इस पर बात करना चाह रहा था कि निशाने इम्तियाज को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि वो दौर ऐसा था, भारत पाकिस्तान के रिश्ते और कश्मीर का आतंकवाद, वो ऐसा दौर था कि जिसमें एंटी पाकिस्तान फैशन था हिंदुस्तान में, एंटी पाकिस्तान हो जाना और ये पीछे खोद देना भारत पाकिस्तान के मैचों का एक फैशन हुआ करता था। उसी दौर के आसपास की बात है, मेरे ख्याल से 98 में निशाने इम्तियाज मिला था उन्हें, नहीं 94 95 कुछ ऐसा जी। तो उस लिहाज से बाबरी मस्जिद वाला कांड हो गया था, उसके बाद की बात है ये। फिर भी देखा जाए बहुत सारे पुरस्कार मिले और कई मामलों में ये भी कहा जा सकता है कि दिलीप साहब एक समय के बाद पुरस्कारों से ऊपर चले गए। पर भारत सरकार की तरफ से उन्हें जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया, वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। जी जी जी। भारत सरकार की तरफ से उन्हें कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया? दादा साहब फाल्के जी, पद्म विभूषण। लेकिन यहाँ में एक चीज और, क्योंकि बहुत सारे एनएल चर्चा के बहुत सारे श्रोता होते हैं और बहुत ही बड़े पदों पर भी हो सकते हैं वो लोग विश्वविद्यालयों में। मैं ये चाहता हूँ और हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि हिंदी सिनेमा और दिलीप कुमार जैसी हस्तियों को लेकर के विश्वविद्यालयों में, मीडिया स्कूलों में पीठ बनना चाहिए, चेयर बनना चाहिए, जहाँ पे उन पर शोध वृत्ति हो, जहाँ पे उन पर छात्रवृत्ति दी जाए और काम किया जाए। हिंदी लोकप्रिय साहित्य, लोकप्रिय जो कल्चर है ना, उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। लोकप्रिय संस्कृति हमारे
समय का, हमारे इतिहास का साक्ष्य है एक तरीके से। इन सब का अध्ययन तभी हो पाएगा, चाहे आज दिलीप कुमार पर काम नहीं हुआ है, किताबें बहुत सारी लिखी गई हैं, उनके जीवन को बहुत करीब से लोगों ने देखा है, लेकिन उनका जो योगदान है उसका मूल्यांकन होना जरूरी है। ये तभी हो पाएगा जब सरकार इसमें सामने आए, प्रशासन सामने आए, कलाकारों का समूह सामने आए और विद्वजन सामने आए जो इस तरह का काम करें। हाँ, हम लोग तो एनेक्डोट सुना देंगे, हम लोग मिले हुए किस्से सुना देंगे, उनके वार्म सुना देंगे, गर्मजोशी सुना देंगे, लेकिन एक सिलसिलेवार अध्ययन का काम ये बहुत जरूरी है। और दिलीप कुमार का प्रसंग चुके आया, और एक कद्दावर ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जिसने जो प्रतिमान स्थापित किए, जो मानदंड स्थापित किए, उनका इसलिए भी जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी उनसे सीख सके। अभी एक अजीब दौर आ गया है हिंदी सिनेमा में और फिल्म इंडस्ट्री में पूरे भारत के, कि हम लोग पश्चिम यूरोप, कोरिया, ईरान, वहां के सिनेमा से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, अपने ही देश के छठे और सातवें दशक के सिनेमा को बिल्कुल भूल गए हैं। हमें अपने परंपरा में झांकने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है। मैं शार्दुल जैसे नई पीढ़ी के सारे दर्शकों से यह अपील करता हूं कि प्लीज आप सिनेमा के दुश्मन भी हो तो भी इन फिल्मों को जाके एक बार देखिए, और फिर देखिए कि हम कहानियां कैसे कहते थे, कैसे रोचक तरीके से सुनाते थे चीजों को, और वहां कोई छिछलापन नहीं होता था, कोई छिछोरापन नहीं होता था। वो कैरेक्टर ही, वो व्यक्तित्व चुके था तो उनके लिए वैसे ही रोल लिखे जाते थे। वो सीन ज्यादा अच्छे थे कि मुगले आजम का जहाँ वो मधुबाला लेटी हुई है, उनका पंख सहला रहे हैं उठा के, वो सीन के समय दोनों में बोलचाल बंद थी बिल्कुल। बावजूद उसके आप देखते हैं तो देश का सबसे रोमांटिक, आज भी उसको कहा था सबसे रोमांटिक सीन कहा जाता है हिंदी सिनेमा का, हिंदुस्तानी सिनेमा का। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े गुलाम अली खान साहब का गाना है प्रेम जोगन बनके, पीछे से चल रहा है वो, हाँ, बैकग्राउंड में। बहुत दिलचस्प जानकारी थी, और ये जो कंक्लूजन था अजय जी ने दे दिया है, तो मुझे इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर भी भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें अभी भी की जा सकती हैं, जो कि पद्म भूषण, भारत रत्न, तरह की तमाम चीजें हैं। इस तरह की गलतियों को तो खैर कभी भी सुधारा जा सकता है, अभी इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि समय चला जाता है। अगर एक एक फिल्में चुनना हो अजय जी, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, मैं अजय जी, यूनुस भाई और शार्दुल, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी एक एक जो सबसे पसंदीदा फिल्में दिलीप साहब की हैं उनके बारे में अगर बता सकें। मैं 2 फिल्में कहूंगा, देवदास और गंगा जमुना। जी, यूनुस भाई। बहुत मुश्किल है इस तरह से चुनना, लेकिन देवदास निश्चित रूप से होगी, और उसके बाद मुझे लगता है शक्ति होगी। बहुत उसके कारण हैं। जी जी जी। शार्दुल जी, मैं भी शक्ति ही कहने वाला था। सही काम के लिए कीमत चुकाना मेरा ऑब्सेशन है। ठीक बात। मुझे चूंकि वो मैग्नम ऑपस है, सब लोग कहते हैं और सब लोग उसका जिक्र करते हैं, उसके बावजूद मुझे मुगले आजम, क्योंकि मैंने बचपन में सबसे जो शुरुआती स्मृतियां हैं मेरी वो मुगले आजम की हैं, मैंने देखी है कैसे उस पे VCR या VCT पे, तो मुगले आजम मुझे उनकी बहुत पसंद है। और दूसरी जो अजय जी ने कही, राम और श्याम, अद्भुत फिल्म लगती है वो, कॉमेडी और सारी चीजों का। तो हम अपने आखिरी जो की राउंड है हमारा, रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है, उसको पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा शार्दुल, आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए हमारे श्रोताओं को। जी देखिए, मेरे 2-3 रिकमेंडेशन हैं। पहला तो हमारे सहकर्मी है, मेरे कॉलीग अश्विन, उनका पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक्सप्लेनर आया है NL सारांश में, उसको देखिए। दूसरा है UN न्यूज पर 2 आर्टिकल। एक तो 27 जून को आया था, वो है द $1 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, के ये जो हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं, क्लाइमेट चेंज की जो हम सबके मुंह बाय आपदा खड़ी है, उसमें ये एक अवसर बन सकती है, लेकिन फिलहाल ये चैलेंज है। कितना खर्चा हमको कलेक्टिवली, मानव जाति को पूरे विश्व में करना पड़ेगा और उसे कैसे करा जाए। और दूसरा आज ही आया है, आज सुबह ही मेरी टाइमलाइन पर आया था, कि कई देशों के लिए इसी क्लाइमेट क्राइसिस से मतलब हम समय खो रहे हैं, समय बचा नहीं है बिल्कुल भी खोने को, टाइम इज रनिंग आउट। तो ये दोनों पढ़िए, और हो सके तो अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों और
सामाजिक परिवेश में इस बारे में बात करना शुरू करिए, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन काल में आने वाला है। अजय जी, आपका रिकमेंडेशन? मैं 2 किताबों का जिक्र करूंगा जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। एक तो नीना गुप्ता की किताब है जिसका नाम है सच कहूं तो, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और एक किताब अभी पीडीएफ फॉर्म में मेरे हाथ लगी है, चूंकि चीन में रह चुका हूँ, चीनी मामलों के बारे में इंटरेस्ट रहता है। वो एक सैनिक ने जो चीन गया था भारत की तरफ से लड़ने के लिए, ब्रिटिश सेना की तरफ से, उसने लिखी है चीन में 13 मास। और इस किताब को चीनी विशेषज्ञ भी इतनी इम्पोर्टेंट किताब मानते हैं भारत और चीन के रिश्तों के बीच में, कि उस सैनिक ने अपनी पत्नी के लिए वो डायरी नुमा चीज लिखी है 13 महीनों की, जिसमें चीन का पूरा विवरण किया है। तो उसको मैं देख रहा हूँ और उसको आज की भाषा में करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो भाषा 100 साल 120 साल पहले की भाषा है जी। ठीक बात। यूनुस भाई, आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? मेरे पास कुछ दिलचस्प रिकमेंडेशन हैं, और उसमें से एक तो ये है कि नसीर साहब की आत्मकथा है एंड देन वन डे, बहुत ही ईमानदार कमाल की किताब है। दूसरी किताब जो मैं रिकमेंड करूंगा वो आनंद बख्शी की जीवनी है। इत्तेफाकन उसका अनुवाद मैंने किया है। अंग्रेजी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका नाम नगमे किस्से यादें हैं, और हिंदी में वो आनंद बख्शी की वेबसाइट पर मुफ्त में अवेलेबल है। आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी के सहयोग से वो उसको मुफ्त में सर्कुलेट कर रहे हैं। उन्होंने कतई इसको किसी कीमत के साथ बाजार में लाने का नहीं फैसला किया, बल्कि उनकी एक मुहिम ये है कि अगर आप ये किताब पढ़कर कुछ आपको लगता है कि सचमुच आपको ये किताब पैसे देके खर्च करनी थी, पैसे खर्च करके पढ़नी थी, तो आप प्लीज किसी गरीब को 1 वक्त का 2 वक्त का खाना खिला दें हमारी तरफ से, तो अपनी तरफ से। तो ये मुझे बात महत्वपूर्ण लगती है आज के इस समय में, जबकि हम बेस्ट सेलर्स और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों की बात करते हैं, कोई मुफ्त में किताब उपलब्ध करा रहा है। तो ये 2 चीजें हैं। मुसाफिर देखिए दिलीप साहब के नाम पर, क्योंकि एंथोलॉजी की जमाने में बहुत चर्चा है, और ऋषिकेश मुखर्जी की पहली फिल्म है, दिलीप साहब के बहुत सपोर्ट की वजह से ये फिल्म बनी थी। खोज कर देखिए, कहाँ मिलेगी ये मुझे भी नहीं पता, पर देखिए ओटीटी पर कहाँ है इसकी मुझे जानकारी नहीं है फिलहाल, पर आप सभी खोज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कीजिए, लेकिन कुछ सुनने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। नैन लड़ जाई हैं तो मनमामा कसक हुई भी करी, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई। ये सब गाने सुन के दिलीप कुमार को अपने पास महसूस कीजिए। उड़े उड़े जब जब जुल्फें तेरी भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। यस यस, क्या बात है, क्या बात है। और रामचंद्र कहे गए तो वो आपको आज के बारे में बहुत कुछ बता देगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तब फिर सुख के सब साथी दुख में न कोई, ये भी जरूर सुन लीजिएगा और उसके अपने हिसाब से मतलब निकाल लीजिएगा। आप डिसाइड करिएगा कि आप सुख में हैं या दुख में। तो मेरे दो किताबें रिकमेंड करूंगा मैं इस हफ्ते। एक तो प्रोफेसर बद्री नारायण है, जो इलाहाबाद के में गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान उसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने आरएसएस के ऊपर एक किताब लिखी है। आरएसएस के ऊपर बहुत सारी किताबें आ रही हैं इन दिनों और पिछले कुछ टाइम पे। तो ये जो किताब है, हालांकि मैंने इनका इंटरव्यू भी किया कुछ दिन पहले, और इस किताब के जरिए आप जो जान पाएंगे आरएसएस से, उसको कुछ इस तरह से आप समझें कि आप एक शरीर के बारे में पूरा जान पाएंगे, लेकिन उसकी आत्मा के बारे में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये पेरिफेरी पर खड़े हुए एक आदमी ने लिखी है किताब, जिसका कोई इंसाइट नहीं है अंदर, लेकिन वो समाज शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से समझता है, समाज को बहुत अच्छी तरह से समझता है, और ग्राउंड पे उसका बहुत अच्छा काम है। तो उस नजरिए से उसने आरएसएस को देखा है, लेकिन उसके पास सरसंघ चालक, सह कार्यवाह, ये वो जो प्रचारक, ये जो तमाम लोग जिससे बन के संगठन, ऐसे किसी आदमी का इंसाइट डोप नहीं है, उस तक पहुंच नहीं है। फिर भी ग्राउंड पर काम करके तमाम संगठन जो जिन्हें आनुषंगिक संगठन कहते हैं संघ परिवार का, उनके एनालिसिस के द्वारा, उनसे बातचीत के द्वारा और एक एक्सटेंसिव ट्रैवल के द्वारा जो निष्कर्ष निकले हैं वो इस किताब में, जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व। तो ये किताब मैं रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा एक और किताब है जो मेरे पास पिछले ही हफ्ते आई है। मैंने इसका हिस्से टुकड़ों में हमने पढ़े थे, क्योंकि ये मोटी किताब थी। ये किताब है प्रेमचंद की जो जीवनी है, और ये प्रेमचंद की जीवनी, मेरे ख्याल से 2 जीवनियां आई हैं प्रेमचंद की। ये वो वाली है जिसका नाम है कलम का सिपाही, और ये उनके बेटे अमृत राय ने लिखी है, कलम का सिपाही। तो ये
किताब पिछले काफी समय से, बहुत लंबे समय से मैं देख रहा था, ये आउट ऑफ पब्लिशिंग थी, पब्लिकेशन इसका रुका हुआ था, थी नहीं, इसका सारे संस्करण इसके खत्म थे। तो फिर से हंस प्रकाशन ने इसको पब्लिश किया है, कलम का सिपाही अमृत राय की। तो अगर प्रेमचंद के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना समझना है तो ये किताब मैं रिकमेंड करूंगा। ये 2 रिकमेंडेशन, और इसके साथ ही हम अतुल जी, आप पहले खत्म करें। एक तो आपने अच्छा किया बता दिया, मैं इसे आज ही ले लूंगा। 2 बात मैं अपने श्रोताओं को और बताना चाहूंगा। एक विषय पर हम आज चर्चा नहीं कर पाए, स्टैन स्वामी जी की जो जेल में मृत्यु हुई थी, तो उस पर हमने 2019 में न्यूज लॉन्ड्री में प्रतीक ने उनके जेल जाने पर रिपोर्ट की थी, जिसे हमने इंग्लिश में दोबारा प्रकाशित किया है। तो वो आपको लिंक मिलेगा, आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी में उसे जरूर पढ़ें। और एक बात और कि ये चर्चा हम 9 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अतुल जी ने आपसे जिस एनएल रिसेस का जिक्र किया, जब ये चर्चा आपको पहुंचेगी वो आज ही शाम को है, शनिवार शाम को, अगले शनिवार नहीं है। तो जरूर ज्वाइन करिएगा, आप सब्सक्राइबर हैं तो ये जानकारियां थी। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए अजय जी, यूनुस भाई, शार्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।